अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए ट्यूटोरियल नंबर 2 में आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से अपनी सी लैंग्वेज के जो बेसिक कोड्स हैं उनके आउटपुट को ट्रेस करते हैं। हम एक पहला ट्यूटोरियल जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे कोड्स जो हैं उनकी वीडियोस उनकी आउटपुट निकालना सीखी थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक में यहाँ ऊपर टॉप पे आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। आप वहाँ पे जाके पहले इन वीडियोज़ को भी देख लें ताकि आपको हेल्प हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना कोड नंबर 6। तो ये हमारे पास कोड नंबर 6 है और हम देखेंगे कि इस कोड की आउटपुट जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पहले कोड के अंदर पहली जो स्टेटमेंट है उसमें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक ए है और एक बी है। अब ए वेरिएबल के अंदर आप यहाँ पे अगर मैं सपोज़ यहाँ पे एक बॉक्स बना लूँ, ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी मेमोरी को, ठीक है। ये आपका मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर वैल्यू आएंगी और हम इसको कट करके यहाँ पे अगली वैल्यूज़ भी लिखते जाएंगे। तो ये एक अच्छा प्रोसीजर है, ड्राई रन करने का एक मेथड है कि आप ऐसे बॉक्स बना के उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते रहें ताकि ये आपके वेरिएबल की ब्लॉक्स रैम के जो ब्लॉक्स हैं वो कंसीडर किए जाएंगे। इसमें आप जब वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो ये एंड पे जो आपने आउटपुट वगैरह निकालनी होगी तो ये जहन में रहेगा कि आपकी आउटपुट क्या आने वाली है। तो यहाँ पे आप देखें ए के अंदर आपके पास क्या वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। हमारे पास ए में वैल्यू है 20। तो पहली स्टेटमेंट के बाद आपके पास ए में वैल्यू आ जाएगी 20 और बी में वैल्यू क्या आएगी आपके पास 10। अब आप अगली स्टेटमेंट देखें, ए प्लस असाइन बी। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अब आपको स्टेटमेंट का ऑपरेशन पता होना चाहिए कि एक स्टेटमेंट काम कैसे करती है। अब ये a प्लस इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है? अगर आपने ये थोड़ा पढ़ा हो तो ये आपको आइडिया होगा कि ये एक कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है कि ये एक वेरिएबल में वैल्यू साइन कर रहा है। तो आपने देखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर के इस साइड पे जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू साइन हो रही है। तो a में असाइन क्या हो रहा है? a प्लस बी, ठीक है। यानी ए की जो पहली वैल्यू है उसमें बी की वैल्यू ऐड होगी और ए में ही फिर दोबारा स्टोर हो जाएगी। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है ये वाली, दिस इज इक्वलेंट टू ए प्लस असाइन बी, ये पिछली वाली स्टेटमेंट के इक्वल ही है। तो ए असाइन ए प्लस बी का मतलब ये है कि ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है आपके पास 10। तो इसका मतलब ये दोनों ऐड होंगी और किस में स्टोर हो जाएगी? जाके ए में ही स्टोर हो जाएगी। तो ए की वैल्यू जो है वो 20 प्लस 10 30 हो जाएगी। तो अब ये 20 इसमें से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से 20 को ख़त्म कर देता हूँ ए ब्लॉक में से और अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 30। अब हमारे पास ए में 20 नहीं बल्कि 30 हो चुका है क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब जो अगली स्टेटमेंट होगी बी प्लस असाइन ए, यानी अब आपने क्या करना है? बी में वैल्यू साइन करनी है और बी में वैल्यू साइन होगी तो बी में ही क्या चीज़ ऐड हो जाएगी? ए की वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब बी की वैल्यू में ए ऐड होगा और बी में स्टोर हो जाएगा। तो अब आप देखें स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, हो जाते हैं सम टाइम के जी बी में अब आपने ए की 20 वैल्यू ऐड करनी है कि 30। तो आप देखें आखिरी ये स्टेटमेंट है आपके पास, ए की वैल्यू 20 पहले थी, अब तो 30 आ चुका है इस ब्लॉक के अंदर। तो अब आप 30 यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये ब्लॉक बनाने का फ़ायदा ये होता है आपको कि अगर आपकी वेरिएबल की वैल्यू कहीं और यूज़ हो रही हो तो आप इस ब्लॉक से यूज़ करें, ना कि यहाँ से यूज़ करें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? b प्लस ए, तो b में वैल्यू साइन हो रही है b प्लस ए, तो 30 प्लस 10 हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू 10 होगी, ठीक है, और a की वैल्यू 30 होगी। तो अब आपने इन दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 40 और वो 40 आंसर स्टोर हो जाएगा b के अंदर। तो अब b क्या करेगा? कंप्यूटर इसको रिमूव करके इसको ओवरराइट कर देगा 40 के साथ। अब आपके पास ए में वैल्यू है 30 और बी में वैल्यू है 40। तो ये दो वो वैल्यूज़ हैं जो आपने अगली स्टेटमेंट में यूज़ करनी है। यानी अब आपके पास जो लास्ट वैल्यूज़ होंगी वो आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो आपने यहाँ पे एक बना लेनी है कंसोल स्क्रीन। तो आउटपुट स्क्रीन आप यूँ क्रिएट करेंगे और मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे आप देखें तो ए इक्वल का साइन तो लिखा हुआ है ना, तो ये तो प्रिंट हो जाएगा ऐसे ही। तो ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट के आपकी आउटपुट कैसे प्रिंट हो रही है, ये चीज़ आपने कभी भी
नहीं देखनी। ठीक है, आप अगर गौर करें तो ऊपर वाले प्रोग्राम में हमने ए इक्वल प्रिंट नहीं किया था क्योंकि वहाँ लिखा ही नहीं हुआ था। अगर लिखा हुआ है तो वो आपने ऐसे लिखना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इसको बहुत गलत करते हैं, स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा होता सम टाइम। तो बेटा बहुत केयरफुली आप प्रिंट एफ में देखें क्या चीज़ प्रिंट हो रही है, वैसे प्रिंट करें, यहाँ पे वैसे डिस्प्ले करें। तो ए इक्वल %d में क्या लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू प्रिंट होनी है। ठीक है, %d की जगह पे जो एक नंबर प्रिंट होना है, साथ ही ए का नंबर प्रिंट कर दें। अब ए में क्या वैल्यू है 30, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 30। अब ये अगली लाइन में नहीं जाएगा, आपको ये बात ध्यान रखें क्योंकि /n कहीं नहीं लिखा हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, जब आउटपुट लिखते हैं तो उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि आपने इसको अगली लाइन में लिखना है कि नहीं, और वो अगली लाइन में लिख देते हैं। तो ये बात बहुत ध्यान से देखने वाली है कि यहाँ पे आपने इसी के साथ लिखना है क्योंकि /n नहीं लिखा हुआ। स्पेस ज़रूर दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे एक स्पेस है, तो आप स्पेस दे के लिखें बी, और बी इक्वल टू बी प्रिंट होगा, इक्वल का साइन प्रिंट होगा। आगे %d की जगह पे फिर एक नंबर प्रिंट होना है और वो आएगा b के साथ। ठीक है, तो b में आखिरी वैल्यू क्या है 40, तो वो आ जाएगा 40। तो आप देखें ये कोड भी आपका एग्जीक्यूट हो चुका है और आपने देख लिया है कि इस प्रोग्राम की आउटपुट आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट के यहाँ पे ए इक्वल का साइन प्रिंट होगा। आपने पिछली वीडियो अगर देखी है तो उसमें देखा होगा कि यहाँ पे हमने जहाँ कहीं के की वैल्यू प्रिंट की हुई है तो वहाँ हमने के इक्वल नहीं लिखा, क्योंकि अगर खाली %d लिखा है तो सिर्फ नंबर ही प्रिंट होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है। अगला कोड हम देखेंगे जी, हमारे पास कोड नंबर है 7, और कोड नंबर 7 बहुत ही आसान लग रहा है मुझे देखने में। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास x में एक वैल्यू है 3। ठीक है, x में एक वैल्यू आपने बना ली है। मैं यहाँ पे बॉक्स बना के लिखता हूँ कि एक मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर आ चुका है 3, एग्जीक्यूशन हो रही है ये। तो ये x का एक मेमोरी ब्लॉक है 3। अब आप लास्ट जो आपकी आउटपुट स्टेटमेंट है उसमें आपने क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएं और देखें %d की जगह पे आप इस x में से वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो x में क्या है 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा बिल्कुल कॉर्नर में। और आप देखें यहाँ पे x इक्वल मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट लिख देते हैं यहाँ पे जो नहीं लिखना होता बेटा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आपको प्रिंटफ में पूछी जा रही है वैसे ही प्रिंट करें। अगर %d लिखा है तो सिर्फ %d की जगह एक नंबर प्रिंट कर दें। और आप देखें इस %d की जगह पे x की वैल्यू आ चुकी है 3, फिर एक स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, एक स्पेस के साथ फिर %d है, तो फिर %d की जगह पे नंबर आएगा और x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 9। तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 9, ये आपका 9 आ चुका है। फिर उसके बाद एक स्पेस है और स्पेस के बाद फिर %d है और %d के बाद फिर एक नंबर प्रिंट होगा और वो होगा x मल्टीप्लाई बाय x, यानी अब आपको x क्यूब फाइंड करना है। तो 3 का जो क्यूब होता है वो है 27, 3 3 9, फिर 9 3 27, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 27। तो ये आपकी आउटपुट आ जाएगी 3 9 27। आप देखें यहाँ पे मैंने x इक्वल टू ये चीज़ें प्रिंट नहीं की क्योंकि वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं। अगर वो नहीं लिखी हुई हैं तो यहाँ पे नहीं लिखनी। जैसे ये ऊपर वाले कोड में हमने यहाँ पे a इक्वल टू लिखा है क्योंकि वो यहाँ लिखा हुआ था तो लिखा है, अदरवाइज आपने नहीं लिखना यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे स्टूडेंट अपने कोड नंबर 8 की। तो कोड नंबर 8 में यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है जी कोड नंबर 8। x में एक वैल्यू असाइन हो रही है और इस x में क्या वैल्यू असाइन हो रही है ये हम अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो देखें जी, हम यहाँ पे नीचे परफॉर्म कर लेते हैं। x आपके पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक बाद में फिल होगा, यानी इसमें वैल्यू बाद में आएगी, पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 और +9। अब आपको ये पता है स्टूडेंट कि हमने यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस को चेक करना है कि जिन ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लेवल हाई है वो पहले एवेलुएट होंगे और जिनका प्रेसिडेंस लेवल लोअर है वो बाद में होंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो अगर दो ऑपरेटर जिनका प्रेसिडेंस लेवल सेम होता है, जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है ना, इनका प्रेसिडेंस लेवल सेम है, तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन जितने भी होते हैं ना वो लेफ़्ट से राइट एवेलुएट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई का सिंबल लेफ़्ट में लिखा हुआ है तो पहले ये एवेलुएट होगा, उसके बाद डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 21 और अब ये 21 2 से डिवाइड होगा। ठीक है,
और फिर +9। अब आपने पहले 21 को 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा आप यहाँ पे डिवाइड करके देखें। 21 को 2 से हम डिवाइड करते हैं, यह आएगा 2 1 2। फिर उसके बाद बल्कि मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। 20 और फिर 1 और पॉइंट के बाद 0 और 2 5 10। तो इसका मतलब ये है आंसर आ रहा है 10.5। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है स्टूडेंट कि अगर आप ऑपरेशन दो इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म करेंगे, अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है ना वो अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन दो इंटीजर कांस्टेंट के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 10.5 में से 0.5 इग्नोर हो जाएगा और सिर्फ 10 जो है ना वो यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात इम्पोर्टेंट है, बार बार मैं बोलता हूँ। हाँ, 10.5 कब यूज़ होगा? अगर आपने यहाँ पे लिखा 21.0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर कोई एक भी फ्लोट है तो आंसर 10.5 आ जाएगा, अगर कोई एक भी फ्लोट है इनमें से। ठीक है, अगर दोनों फ्लोट हैं तो फिर तो डेफिनेटली आएगा 10.5, लेकिन अगर ये इंटीजर कांस्टेंट है तो आंसर भी इंटीजर ही आता है। तो यहाँ पे अब 10 यूज़ होगा, तो 10 + 9। ठीक है, इसका आंसर 10 आ चुका है और 10 + 9 आंसर आ जाएगा 19। तो 19 जो है ना ये आपकी वो आखिरी वैल्यू है जो इस ऑपरेशन ने आपको प्रोवाइड की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके x के अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी 19। और अब आपने यहाँ पे आउटपुट लिखनी है, तो आप यहाँ पे लिखें आउटपुट की एक हेडिंग, और आउटपुट की हेडिंग लिखने के बाद आप यहाँ पे एक बनाएंगे बॉक्स, और एक बॉक्स में आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिख देंगे 19। x = लिखने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं x = 19, ये गलत है। ठीक है, ये लॉजिकली ये आउटपुट थोड़ी आ रही है, आउटपुट 19 आ रहा है सिर्फ, तो ये गलत है। अक्सर स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे x = नहीं लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे मत लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, देखने में बहुत आसान लग रहा है बट थोड़ा टिपिकल है। कैलकुलेशन आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी जो है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। आगे हम देखने वाले हैं जी अपना कोड नंबर 9। कोड नंबर 9 में हम यहाँ पे बात करेंगे कोड नंबर 9। अच्छा जी, यहाँ पे आप ये देखें तो आपके पास a में वैल्यू है -10। ठीक है जी, हम यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक बनाएंगे और उसमें लिखेंगे -10, और b ब्लॉक में जो आपका मेमोरी ब्लॉक है उसके अंदर एक वैल्यू है -3। अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपको printf में a रिमाइंडर b प्रिंट हो रहा है, यानी %d की जगह पे एक नंबर प्रिंट होना है और वो है a रिमाइंडर b। तो आपको अपनी आउटपुट जो है वो एक ब्लॉक में आपको आउटपुट विंडो के अंदर डिस्प्ले करनी है। %d की जगह पे एक नंबर प्रिंट होता है और वो ऑपरेशन सॉल्व होगा तो आएगा, यानी पहले a रिमाइंडर b सॉल्व होगा तो उसकी जगह नंबर आएगा। अब a रिमाइंडर b क्या है, आपको डिवाइड करना है -10 को -3 के साथ। ठीक है जी, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 3 3 9, 3 3 9, तो ये -9 हो जाएगा। अब ये जब आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है, जब आप माइनस करते हैं तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि साइन चेंज हो जाता है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1, तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब है दिस इज रिमाइंडर। तो ये क्योंकि रिमाइंडर ऑपरेटर आपको ये वाली वैल्यू रिटर्न करता है, तो -1 जो है वो इस %d की जगह पे प्रिंट हो जाएगा। तो इट्स मीन कि ये -1 आपने यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे लगा देना है। दिस इज योर आउटपुट ऑफ कोड 9। आगे हम बात करेंगे स्टूडेंट कोड नंबर 10 की। तो कोड नंबर 10 देखते हैं कि कोड नंबर 10 को आप कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा कोड लग रहा है ये मुझे जी। पहली बार हम फ्लोट वेरिएबल को परफॉर्म करेंगे। तो फ्लोट वेरिएबल में आपके पास f में एक वैल्यू असाइन हो रही है और वो f में वैल्यू असाइन हो रही है ऑपरेशन के बाद। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने की हुई है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ पहले तो। ठीक है जी, यहाँ पे f प्रिंट होना है, चलें यूँ कर लेते हैं बाय चांस। तो अब f की वैल्यू आप कैसे प्रिंट करेंगे?
%d की जगह पे पहले आप f में वैल्यू तो लिखेंगे। अभी तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट अभी तक इसमें गार्बेज वैल्यू है, हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है। तो f में वैल्यू क्या आएगी 9 डिवाइडेड बाई 3। तो आप 3 से 9 को डिवाइड करें तो 3 3 × 9, अब ये डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट कि क्योंकि फ्लोट है तो डेफिनेटली वैल्यू पॉइंट में आएगी, तो ये वैल्यू पॉइंट में स्टोर होगी। तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को प्रिंट करवाता है। तो 6 0 ये खुद ब खुद यहाँ पे लगाएगा, और जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट करवाते हुए आपने यहाँ पे आउटपुट लिखनी है। ठीक है, आपने आउटपुट लिखनी है। मैं एक और चेंज कर लूँ, ये ऐसे लिखना था %f। ठीक है, सिंपल कोड मैं बस लिखना चाह रहा हूँ अभी। %d लिखने से क्या होगा वो हम बाद में कभी देख लेंगे। %f जब आप लिखते हैं तो आपको यहाँ पे f की वैल्यू प्रिंट करनी है, और f में क्या वैल्यू है 3.0000000। 6 डेसिमल प्लेसेस आपने पूरी कर देनी है। तो एक सिंपल कोड था, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। आप देखें वैल्यू क्योंकि आपने फ्लोट वेरिएबल में असाइन की है, आपके पास चाहे इंटीजर कांस्टेंट हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंटीजर कांस्टेंट का आंसर लेंगे तो आंसर तो इंटीजर ही लिखा है मैंने 3, लेकिन जब आप उसको फ्लोट वेरिएबल में असाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो पॉइंट के बाद 6 0 जो है वो खुद ब खुद ऐड कर देगा। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि जी इसका आंसर तो इंटीजर आना चाहिए, आंसर तो इंटीजर ही आया है, लेकिन जब आप उसको फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे तो आप देखेंगे मैंने 3 में लिखा था इसको, 3 3 × 9 पूरा हो गया। जब आप उसको फ्लोट वेरिएबल में स्टोर कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉइंट लगा के आगे 6 डेसिमल प्लेसेस को पूरा कर देगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक होप सो आपको ये सारे कोड जो हैं ये भी क्लियर हो गए होंगे, अच्छी प्रैक्टिस हो गई है आप तमाम स्टूडेंट्स की। इनको अच्छे से तैयार करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे छोटे कोड्स हैं, सम टाइम ये भी स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर हो पाते और वो इनको सॉल्व नहीं कर पाते। मेरा ख्याल है कि 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के आपको इसके बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं अगर आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम और 5 कोड्स को देखेंगे। यहाँ तक आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा कमेंट करें। अगर आपके पास कोई कोड है और आप उसकी आउटपुट फाइंड करवाना चाह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसकी भी एक वीडियो इंशाल्लाह बना के दूंगा। सो टेक केयर योर स्टूडेंट्स।